Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone, a very warm welcome to Tilo's Education. I'm Dr. Sheetal Puri and in this video we will look at some of the question NEET 2020 के बहुत अच्छे वाले बायोलॉजी के हम क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे NCERT मार्किंग के साथ। अब ये NCERT मार्किंग क्यों ज़रूरी है, ये एक्सरसाइज क्यों वैल्यू रखती है। जैसा कि मैंने इससे पिछले वीडियो में भी हाईलाइट किया था कि अगर आप नीट देने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में और आप मार्क करते चलेंगे NCERT में, तो ऑफकोर्स आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मार्क कर रहे हैं अपनी बुक में, तो आपके लिए अपना एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं NCERT में से। एंड आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे ना, उसके साथ हम उन्हीं टॉपिक में से, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हाईलाइट भी करते चलेंगे और देखेंगे कि कैसे दूसरे क्वेश्चन और तरीके क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं। राइट, NCERT अपने आप में ही बहुत होलसम बुक है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आप NCERT को रटने की कोशिश करते हैं या मगअप करने की कोशिश करते हैं बिना समझे। ऑलराइट, तो हम कोशिश करेंगे ऐसा बिल्कुल ना हो। एंड देन थर्डली, आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्रूफ हो जाएगा कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन आप NCERT से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा प्रूफ हमारे पास होने वाला है। ऑलराइट, तो एज आई ऑलवेज से विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी NCERT की दोनों बुक्स निकाल के बैठे, एक पेन लेके बैठे साथ में और साथ साथ में मार्क करते जाएं। राइट, मैं पेज नंबर भी बताने वाली हूँ एंड टॉपिक भी बताने वाली हूँ कि कहाँ से वो क्वेश्चन आया। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA इन द वेक्टर इज टर्म्ड। इसका आंसर क्या है? ओरी साइट। ओके, सो ये जो बॉक्स में हाईलाइटेड है ऑरेंज कलर का बॉक्स, ये है पेज नंबर। ऐसे ही पेज नंबर मैं आपको बताने वाली हूँ एंड चैप्टर भी बताने वाली हूँ। बायोटेक्नोलॉजी से ये है क्वेश्चन। राइट, चैप्टर नंबर 11। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिस ओरी साइट की हमने बात की, ये क्या है? ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जैसा कि नाम बता रहा है। राइट, किसी भी जीनोम में, जेनेटिक मटेरियल में जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, हम उसको ओरी बोल देते हैं। राइट, अगर हमें किसी पीस को, किसी एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू द सीक्वेंस, अगर हम कोई रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर एग्जांपल हमने बनाया है, कोई फॉरेन DNA अगर हमें रेप्लिकेट कराना है होस्ट के अंदर, तो हम उसको किससे लिंक करेंगे? हम उसको इसी ओरी से लिंक करेंगे। राइट, सो एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू द सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन दी होस्ट सेल। अब हमने इसका पहला फंक्शन तो हमने देख लिया। अब इसी का दूसरा फंक्शन क्या है जहाँ से क्वेश्चन आया है? राइट, यहीं से क्वेश्चन आया है जो ब्लू में हाईलाइटेड है। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दी कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA। कितनी कॉपीज बनानी है ये उसको भी डिसाइड करता है। एंड थर्ड, सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट DNA, अगर हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको DNA को ऐसे वेक्टर के साथ, ऐसे प्लास्मिड के साथ क्लोन करना पड़ेगा जो कि हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करता हो। और वेक्टर क्या होता है? प्लास्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जिसके पास कैपेबिलिटी है अपने आप ही रेप्लिकेट करने की। राइट, ओके, क्लियर। तो हमने दूसरा फंक्शन भी देख लिया जिससे कि क्वेश्चन आया है ओरी का। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आई डोंट नो आपको क्या दिखाई दिया होगा टेस्ट सेंटर में। मुझे दिखाई दे रहा है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन। ऑलराइट, तो वैसे तो आपको यहीं से आंसर पता चल जाएगा, D फॉर 3। ओके, आंसर इज येस। आंसर ये है, देखिए मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ना बहुत ही आसान होते हैं। पर्सनली मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको एक का भी आंसर पता है ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप दूसरे वाले भी मैच करके निकाल लेते हैं। इनफैक्ट सारे नहीं भी आते तो भी आपको आंसर पता चल जाता है। तो यहाँ पे कैसा है देखिए, और हम मैच करेंगे सारे के सारे, हम देखेंगे कि NCERT में किस टॉपिक से लिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जो हम देख पा रहे हैं वो है BT कॉटन, राइट, बेसिलस तुरिजिएंसिस। ओके, अब ADA डेफिशिएंसी ये क्या है? ये एक जीन थेरेपी है। राइट, और RNAi जो ये आपको दिख रहा है, ये भी हम समझने वाले हैं कि कहाँ से है, किस टॉपिक से लिया गया NCERT से। दिस इज दी सेलुलर डिफेंस एक्शन। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीन थेरेपी वाले टॉपिक से, जिसको हमने बोला है ADA डेफिशिएंसी। ऑलराइट, तो ये किस चीज़ का हिस्सा है? आप पेज नंबर नोट करते चलिए प्लीज़, एंड चैप्टर भी नोट करते चलिए। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो इन बिटवीन एंड देन आप हाईलाइट करते चल सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो दी गई थी, ये जीन थेरेपी का हिस्सा है। जिस ADA की बात कर रहे हैं वो दी गई थी 1990 में टू 4 year old गर्ल। राइट, एडेनोसाइन डी अमीनेज डेफिशिएंसी। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने देने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो इसकी कमी से
ये जो डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है ना, ये डिसऑर्डर किसकी वजह से हो गया? एक जीन डिलीट हो जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है एडेनोसाइन डी अमाइनेज के लिए। वो जीन जो है ना वो डिलीट हो गया, इसकी वजह से एंजाइम बना नहीं, फंक्शनली हुआ। ऑलराइट, सो अब इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? कुछ बच्चों में इस एडीए डेफिशिएंसी को हम क्योर कर सकते हैं बाय सिंपल स्टेम सेल हीमोपोइटिक ट्रीटमेंट, यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से। और कुछ बच्चों में इसे ट्रीट कर सकते हैं सीधा, हमने एंजाइम को ही रिप्लेस कर दिया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हमने क्या किया, फंक्शनल एडीए दे दिया, जो एंजाइम फंक्शनल नहीं था हमने उसको दे दिया बाय इंजेक्शन, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं होता है। ऑलराइट, सो हमने और क्वेश्चंस भी एक्सप्लोर कर लिए कि फ्यूचर में और कैसे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, किससे ट्रीट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके अब दूसरा वाला देखेंगे पीसीआर। पीसीआर के बारे में बात करेंगे। देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एलाइजा, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी, राइट। अब हमने इसके पीसीआर के हमने और फंक्शंस हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए, इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू। ऑलराइट, तो इसका दूसरा फंक्शन है और पावरफुल टेक्निक है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ऑलराइट, तो दूसरे फंक्शन भी साथ साथ में नोट करते चलिए। ओके, अब हम बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस की। अब मैं पूरा पैराग्राफ एक बार रन थ्रू करती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। सबसे पहली बात देखिए, अ नेमाटोड, एक नेमाटोड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेलिडिगाइन इनकॉग्निशिया। ऑलराइट, ये क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है रूट्स की, किसकी? टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उसके बाद में उनकी यील्ड घटा देता है, प्रोडक्शन घटा देता है। तो एक नॉवल स्ट्रैटेजी अपनाई गई इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए। वो क्या थी? आरएनए इंटरफेरेंस। अब जैसे कि बता रहे हैं कि आरएनए की इंटरफेरेंस होगी, राइट, कैसे होगी वो हम देखने वाले हैं। आरएनए आई क्या है, ये है क्या एक्चुअली? ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। यही हमें मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन था, राइट। मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ, ये हमारा आंसर है, सेलुलर डिफेंस। लेकिन दिस मेथड, अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? साइलेंसिंग कर रहे हैं स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए की। किसकी वजह से हो रही है? जैसे ये एमआरएनए है, राइट। अब ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या होता है, राइट? ट्रांसलेशन में जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है उसकी मदद से वो क्या करता है? प्रोटीन बनवाता है, राइट। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है और प्रोटीन बनवाता है। अगर हम इस एमआरएनए को ही साइलेंट कर देंगे तो वो मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट। सो इस मैसेंजर आरएनए को ही साइलेंट कर दिया जाता है ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब एक ऐसे इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया जो कि क्या करेगा, इसके साथ में बाइंड कर जाएगा, राइट। इसके साथ में बाइंड कर जाएगा एमआरएनए के साथ में, मैं इसको एम लिख देती हूँ। इसके साथ में बाइंड कर गया तो इसकी ट्रांसलेशन रोक दी, राइट। इसकी ट्रांसलेशन रोक दी यानी कि इसको साइलेंट कर दिया। तो अब जो है ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसका सोर्स क्या हो सकता है? ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बट एनसीईआरटी से ही है, डोंट वरी। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन, या तो इन्फेक्शन हो गया किसी ऐसे वायरस से जिसका जीनोम क्या है? आरएनए है, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, या कुछ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोजोन्स, राइट। लेबोरेटरी में भी हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में हम इसको ले सकते हैं। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो गए जैसे ट्रांसपोजोन्स, और या ऐसे वायरस का इन्फेक्शन हो गया जिसका जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए है। ऑलराइट, तो इसको हम बोल रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ओके, साथ साथ में पेज नंबर नोट करते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, तो इसका आंसर क्या है? इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर अ फ्यू डेज, बिकॉज अभी भी एनसीईआरटी से ही है ऑफकोर्स, एंड इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, ये कहाँ से लिया गया है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से लिया गया है। अब नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए गैंग्लिया है, ब्रेन पोर्शन में थोड़ा सा नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन में है, बाकी मोस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा वाले कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? टॉरिक्स और अब्डोमेन में दिख रहे हैं। और किससे कनेक्टेड हैं? लॉन्गिट्यूडनल से कनेक्टिव से कनेक्टेड है, राइट। ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव दिख रहे हैं आपको, इससे अलोंग द लेंथ वाले कनेक्टिव से ये कनेक्टेड है। ओके, सो अरेंज होते हैं गैंग्लिया जो कि लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से अटैच होते हैं, और मेनली किस में लाई करते हैं? थॉरेक्स में, 3 थॉरेक्स में होंगे और बाकी के 6 होंगे अब्डोमेन में। तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच वैसे तो क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है, लेकिन हेड
इट होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग दी वेंट्रल साइड, बेली साइड पे लोकेटेड होता है। तो अब अगर आप कॉकरोच का सर भी रिमूव कर देते हैं तो भी वो जिंदा रह सकता है एज लॉन्ग एज 1 वीक। शायद फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है टाइम स्पैन पे ही क्वेश्चन आ जाए। ओके, एनसीईआरटी अपने आप में ना क्वेश्चंस का भंडार है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं उससे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। आंसर क्या है? एक्टिवेटेड स्लज। सही मार्क किया था। ओके, इसको समझ लेते हैं। एक्टिवेटेड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट। तो एक बार रन थ्रू करते हैं जल्दी से। पेज नंबर नोट कीजिए, लिया गया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से। वंस दी बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब अगर ये सीवेज या वेस्ट वाटर की रिड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा की सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, इससे बीओडी आपकी रिड्यूस हो गई, राइट। तो क्या होता है, इस एफ्लुएंट को पास कर दिया जाता है एक सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो है ना उनको नीचे सेटल होने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या है? आपका एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगी, जो कि क्या करती है, मेश लाइक नेटवर्क्स बनाती है, इसलिए हम उसको फ्लॉक्स बोल रहे हैं। अब ये सेटल हो जाएगा तो इस सेडिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब इसका कुछ हिस्सा जो है ना उसको वापस हम एरेशन टैंक में डाल देते हैं ताकि वो इनोक्यूलम जैसा एक्ट कर पाए। और जो मेजर पार्ट है, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, उसको कहाँ डाल रहे हैं हम? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ताकि वो इसको डाइजेस्ट कर पाए और हमें क्या मिल पाए? बायोगैस, जैसे कि मीथेन, राइट। बायोगैस इसी से तो मिलती है। तो हम क्या डाल रहे हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में? एक्टिवेटेड स्लज डाल रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम पूरा मैकेनिज्म, पूरा पैराग्राफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब मैं एनसीईआरटी में से स्टडी सीरीज शुरू करूँगी तब वहाँ पे हम डिटेल में सब कुछ समझेंगे। एनीवेज ऑल्सो आई एम गोइंग टू पोस्ट दी डिटेल वीडियो ऑफ ईच चैप्टर ऑल्सो, डोंट वरी एट ऑल। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको मार्क कराने का काम कर रही हूँ, ऑलराइट, एंड विश्वास दिलाने का काम कर रही हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो पाए, आप समझ पाए कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, दैट इज़ व्हाट आई वांट, कि आप लोगों को फ़ायदा हो पाए ऐसी वीडियोज़ से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले बात तो देखिए, नॉट करेक्ट, ये मार्क कीजिए। ये करेक्ट देखना है या नॉट करेक्ट देखना है? आंसर क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ये करेक्ट नहीं है। पूरा पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, आप देखिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लिया गया है, पेज नंबर 129। इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट थी, ये साइटोप्लाज्म में होती है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, एंड दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, राइट। तीनों स्टेटमेंट फुलफिल हो गई। एग्जाम्पल भी आप देखिए, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स। तो ऐसा कुछ है कि इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स में इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल नहीं, प्रूफ है हमारे पास, ऑल राइट। एंड देन ऑफ कोर्स दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इंक्लूजन बॉडी सिर्फ रिजर्व मटेरियल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। अब ये वाटर शब्द सुन के ये दो एग्जाम्पल जब आपने पढ़े होंगे तो ऑनेस्टली, भले आपका ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किसको लगा था कि ये, पहली बात तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में से है ही नहीं, कहीं बाहर से ही है, हमने पढ़ा नहीं है। और दूसरी बात, वाटर शब्द देख के कौन लोग कन्फ्यूज़ हुए थे? ऑनेस्टली चाहे तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि करेक्ट है या राइट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम देखने वाले हैं आज इसका आंसर है इंसेक्ट और विंड। ओके, सो कहाँ से लिया गया है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो पैराग्राफ है, पेज नंबर नोट कीजिए आप। पहले हम देखेंगे अपना आंसर, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, राइट। ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन इनके क्या होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं ना वो वाटर के लेवल से ऊपर होते हैं, इसलिए वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो ही नहीं पाती है। पॉलिनेशन कौन करेगा? या तो इंसेक्ट्स करेंगे या विंड करेंगे। अब जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है हम उसको बोलते हैं एनिमोफिली, ऑल राइट। तो इसमें आपने नोट कर लिया एग्जाम्पल, सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा हम देखेंगे, देखिए, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रेला में ये भी क्या है, ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है, इसको नोट कीजिए। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों एग्जाम्पल से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स ज़ोस्टेरा ऑल्सो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। ओके, तो पेप्टाइड बॉन्ड से क्या क्या कॉरिलेट कर पा रहे हैं? ट्रिप्सिन, लेकिन ट्रिप्सिन के साथ ग्लिसरॉल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं। ओके, तो आंसर क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है,
राइट। एंड इन्यूलिन के बारे में भी हम देखेंगे कैसे हम रिलेट करेंगे इसको एनसीईआरटी से। पेज नंबर देखिए, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। इंसुलिन में 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, राइट, जिसका आंसर हमें मिल गया, चेन ए और बी, और किससे कनेक्टेड हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं। ओके, तो आंसर फुलफिल्ड। अब इन्यूलिन के बारे में देखेंगे। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से पॉलीसैकेराइड वाला जो पैराग्राफ है, अगर आपने एक लाइन दिमाग में रखी थी कि इन्यूलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ओके, तो अगर इन्यूलिन पॉलीमर है फ्रक्टोज का, राइट, तो फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, और किससे जुड़ा होगा, राइट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होगा। दैट इज़ वाई द आंसर हियर, ओके, इन्यूलिन। ऐसे आप इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए अगेन, मैच द फॉलोइंग। मुझे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है पता है, सेल वॉल मटेरियल इन फंगाई काइटिन। अपने यही अगर लगा लिया तो आपको आंसर पता चल गया, लेकिन डोंट वरी, हम बाकी के सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपका इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी कौन है, मैलोनेट। पेप्टाइड बॉन्ड, कोलाजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, ओके। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है आपका, यस, राइसिन, ओके। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहली बात, ये वाली टेबल अगर आपने देखी है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, ये सारी कैटेगरीज भले ना याद हो, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि एक आइडिया जस्ट एक हो जाता है जब हम पढ़ते हैं, किसी टेबल को देखते हैं। टेबल इग्नोर मत कीजिए, डायग्राम्स इग्नोर मत कीजिए, कोशिश कीजिए याद रखने की। तो इसमें आपको राइसिन दिख रहा है, अगर कोई और दूसरा ऑप्शन भी आ जाता था तो आप इस टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते थे वो क्वेश्चन। ऑल राइट, दैट इज़ वाई राइसिन इज़ अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ओके। सो अब हम देखेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मैलोनेट के बारे में। यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का हम समझेंगे टॉपिक। मैं एक बार रन थ्रू करती हूँ पैराग्राफ। सो when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, right, जब एक इनहिबिटर एक सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट क्या है, जिसपे एंजाइम अटैच करेगा, जिसपे एंजाइम एक्ट करता है, जब एक इनहिबिटर एक सबस्ट्रेट से इतना ज़्यादा सिमिलर होता है उसके स्ट्रक्चर में कि क्या वो क्या करता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है। जब तो सबस्ट्रेट पे जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है ना, वो उसी के ऊपर बाइंड कर जाता है और एंजाइम को अटैच ही नहीं होने देता, तो हम बोल सकते हैं कि वो उसका कॉम्पिटिशन है, एंजाइम का जो एक्शन डिक्लाइन कर रहा है, राइट। तो क्या कर रहा है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है, यही काम मैलोनेट करता है। इट इनहिबिट्स इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस बाय मैलोनेट विच क्लोजली रिसेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर, ओके। सक्सिनेट के साथ इतना ज़्यादा मैलोनेट जो है वो रिजेंबल करता है कि वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस नामक एंजाइम को अटैच ही नहीं करने देता, ओके। तो इसी का एग्जाम्पल इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैलोनेट जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। इसको सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरियल पैथोजेंस के कंट्रोल में भी यूज़ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमने देख लिया, पॉसिबिलिटी, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, ओके। अब ये एक और हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कोलाजन के बारे में, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। अब ये लाइन कहाँ से ली गई है आपकी, ऑलराइट, बायोमोलिक्यूल से। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को क्या है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी होल ऑफ द बायोस्फीयर। एक और क्वेश्चन देख लिया जो फ्रेम हो सकता है फ्यूचर में, कई बार आया भी ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, ओके। अब हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं इससे, काइटिन को कनेक्ट करेंगे फंगाई ऑफ सेल वॉल। ये जो टेबल है ना, ये पूरी की पूरी टेबल ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स बहुत ही टैबुलेटेड फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में आपको समझाया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। देखिए अगर क्वेश्चन आता मोनेरा में सेल वॉल किससे बनी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, राइट, सेल टाइप, सेल वॉल, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे पूरी टेबल है आपके पेज नंबर 17 पे। तो इसको आप याद रखने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे एंड याद रखेंगे भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसकी जो स्टेटमेंट्स है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसकी स्टेटमेंट्स जैसे फॉर्म है, जो लैंग्वेज है, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होता है मैं वो बताती हूँ आपको। इसका आंसर मैंने बी सेलेक्ट किया है, मेरे हिसाब से बी है। क्यों, इसका रीज़न मैं बताती हूँ कि ये क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट मैं इसको बता रही हूँ। और राइट, हम एनसीईआरटी की मदद से ही इसको समझेंगे। सबसे पहले बात देखिए, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले पैराग्राफ से है। Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence, राइट, पहले लेंथ देखता है, उसके बाद में अपना काम करता है। तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, ऑलराइट। अब ये देखिए, जब भी इसको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा तो ये वहाँ जाके डीएनए को कट कर देगा, उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन से कट कर देगा, ऑलराइट। तो ये वाला जो है ठीक हो गया जो हमने अभी देखा।
Okay, so restriction enzyme cut the strand of a DNA a little away from the center of the palindrome sites. मतलब palindromic sites पे काट रहा है, राइट? ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स, ये ठीक है, लेकिन क्या अगर इसमें हम ऐड कर देते कि अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता। ऑलराइट, कोई कन्फ्यूजन ही ना रहती इसमें। लेकिन हम इसको गलत नहीं मान सकते हैं, हम इस ऑप्शन को गलत नहीं मान सकते हैं। डेफिनेटली पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट कर रहा है। ओके, तो इसको हम गलत नहीं मानेंगे। अब इसको क्यों गलत माना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, तो अब जैसे दिस लीव्स द सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। स्टिकी एंड्स हम किसको क्यों बोल रहे हैं? दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, राइट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे, इसलिए हम इसको स्टिकी बोल रहे हैं, चिपकने वाले एंड्स बोल रहे हैं। और इसकी जो ये स्टिकीनेस है, ये जो ये पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ में जो लाइन है ना, ये अपने आप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, बट हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले, डोंट वरी। ये स्टिकीनेस जो प्रोड्यूस हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यही कल को डीएनए लाइगेज का जो काम है ना वो आसान करेगी, फैसिलिटेट करेगी। ऑलराइट, अब लाइगेशन ना दो जगहों पे हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है, या तो कुछ ब्लंट एंड हो, राइट, या स्टिकी एंड्स हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसके बाद में हमने अभी डिस्कस किया। तो ब्लंट एंड में लाइगेशन यानी कि जुड़ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है ना सिंपली जुड़ जाते हैं डायरेक्टली, डीएनए लाइगेज की मदद से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्टिकी एंड्स में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना है, ये वेक्टर डीएनए है, इसको इसमें इंसर्ट करना है, तो टी से ए की बॉन्डिंग हो गई और सिंपली ऐसे ये ज्वाइन हो गया। ऑलराइट, ये ब्लंट एंड्स की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि आपका ये पूरा डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया है। देखिए, यहाँ पे फॉरेन डीएनए को जो है ना, सपोज इट इज कटेड एट दिस साइड, राइट? ये को राइट कट्स द डीएनए एट दिस साइड, तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए और इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली किसके साथ? यहाँ से, राइट? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं इसलिए हम इनको स्टिकी एंड्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जॉइन तो हो गए, लेकिन इस डायग्राम को मैं आपको एक और अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि डीएनए लाइगेज से जॉइन नहीं हो सकते। स्टिकी एंड्स जो स्टिक टुगेदर बट गैप रिमेन्स। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, देखिए यहाँ पे जो काटा था ई को राई ने, तो ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, आपको गैप दिख रहा है, तो ऐसे गैप रह जाता है। और इस गैप को कौन सील करता है? डीएनए लाइगेज सील करता है, लेकिन एक कंडीशन पे, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एक कंडीशन होती है कि डीएनए लाइगेज जो है ना गैप्स को सील कर देगा। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर हम दोनों डीएनए पे अगर हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, तभी जो है वो जुड़ पाएंगे, तभी स्टिकी एंड्स जुड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से वो वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन जो हमने हाईलाइट किया था, ओके, वो गलत है। स्टिकी एंड्स हर कंडीशन में जो है ना वो डीएनए लाइगेज से जॉइन नहीं हो पाता है, और किस कंडीशन में नहीं हो पाता है वो हमने देख लिया, क्यों नहीं हो पाता है वो भी हमने समझ लिया है। ऑलराइट, so I hope you're very clear with the answer. Post your feedback in the comment section. You're most welcome. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले बात तो मार्क कीजिए, हमें करेक्ट देखनी है या इनकरेक्ट देखनी है। ऑलराइट, तो हमें इनकरेक्ट देखनी है। इनकरेक्ट कौन सी है इसमें? सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम, ये गलत है। सैपवुड क्या होती है? पेरीफेरी पे होती है, बाहरी परत होती है, बाहरी लेयर होती है। ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये आपका ऐसे कि ऐसे इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ऑलराइट, हार्टवुड एंड सैपवुड वाला पैराग्राफ है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है। पेज नंबर नोट करते चलिए। इन ओल्ड ट्रीज the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compounds like tannin, resin, oil, gums, etc. और ये कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं? इनर मोस्ट लेयर में डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवुड बोलते हैं। ये सब्सटेंसेस इसको हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल बना देते हैं और रेजिस्टेंट बना देते हैं टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? अब इस रीजन में क्या होगा? डेड एलिमेंट्स होंगे विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, और इसको हम बोल रहे हैं हार्डवुड, राइट? हाईली लिग्निफाइड है तो क्या करेगी? मैकेनिकल सपोर्ट ज़्यादा देगी, कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होगा इनके थ्रू। ओके, ये हमारा पूरा ऐसा ही ऑप्शन है। इट डजंट कंडक्ट एनी वाटर, डिपोजिशन हमने देख लिया, और सैपवुड जो है वो इन्वॉल्व है कंडक्शन ऑफ वाटर में, ये भी करेक्ट है। ओके, सैपवुड ये क्या है? पेरिफेरल रीजन है और इनर मोस्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको एज एन आंसर मार्क किया था। एंड सैपवुड इट इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज। अब आंसर क्या है इसका?
करेक्ट स्टेटमेंट, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट डीएनए। किस में रेप्लिकेट करता है? एस फेज में रेप्लिकेट करता है। कहाँ से लिया गया है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। सेल साइकिल दो फेज में डिवाइडेड होते हैं, इंटरफेस एम फेज में। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होती है, करेक्ट? ओके, एम फेज में ही सारी आपकी, एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन में। तो क्या G1 फेज में न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है? नहीं हो रही, ना ही साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ना ही कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। और राइट, इंटरफेस में सेल सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। कितने फेजेस होते हैं इंटरफेस में? G1, S एंड G2। द सेम स्टेटमेंट जो कि आपका आंसर है, राइट, हाईलाइटेड है, आप चेक कर लीजिए। और सिंथेसिस किस में हो रही है डीएनए की? एस फेज में हो रही है। ऑलराइट, गॉट द आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन? आंसर क्या है? आई नो सबने करेक्ट मार्क किया होगा। स्पीसीज इंटरैक्शन कहाँ से है? इकोलॉजी से है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वाले टॉपिक में से। पॉपुलेशन के पास सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते। क्या है? बर्थ रेट, डेथ रेट, राइट, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स है ये हमने देख लिए, जो कि क्या है? मोर्टेलिटी, नाटिलिटी। ऑल राइट, अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या दे रखा है यहाँ पे? सेक्स रेशो, यही हमारा आंसर है, राइट। और स्पीशीज इंटरैक्शन नहीं होगा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट। ओके, हमने ये देख लिया, पैराग्राफ से कनेक्ट भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आंसर क्या है? हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन ये एल्विलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म नहीं होने देती है, राइट। अब कुछ चीज़ों के प्रति हीमोग्लोबिन जो है ना, कुछ वो क्या होता है? पार्शियल होता है। जैसे हायर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो गया तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन का साथ छोड़ देगा। H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो भी छोड़ देगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी ऐसा ही होगा। अब इन दी एल्वियोलाई, ये कहाँ से है? देखिए पूरा पैराग्राफ ये है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वाले टॉपिक से है। इन दी एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, तो ये सारे फेवरेबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म होने देने के लिए। अगर हमने इसको लेसर की बजाय बढ़ा दिया, जो कि हमने यहाँ पे ऑप्शन में किया है, हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो फॉर्म नहीं हो पाएगा, और यही रॉन्ग है। एंड बाकी सारी अब जो है कनेक्ट भी कर सकते हैं कि बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। ऑलराइट, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कि राइट में कब शिफ्ट होता है? अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो ये राइट की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, okay, BT cotton variety that was developed by the introduction toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to, आंसर क्या है? इंसेक्ट पेस्ट, राइट। आई होप ये मार्क नहीं किया है इंसेक्ट प्रेडेटर्स, क्योंकि ये तो इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं। ओके, कहाँ से लिया एग्जैक्टली? देखिए, BT toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed to plants to provide resistance to insect, यही है रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, इसका मोटिव यही था डेवलप करने का। और जो कि हमारा आंसर है। ऑलराइट, कहाँ से लिया है? बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से। एंजाइम एंटेरोकाइनेस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डाइजेशन वाले चैप्टर से एंटेरोकाइनेस के बारे में। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेस, जो कि सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। कौन सिक्रीट कर रहा है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि ट्रिप्सिनोजेन को इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन फॉर्म करेगा, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और ट्रिप्सिन आगे क्या करेगा? पैनक्रेटिक जूस में जो दूसरे एंजाइम्स प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट करने का काम करेगा। ऑलराइट, ओके, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका? कॉलमनार एपिथेलियल सेल। ओके, तो देखते हैं कहाँ से लिया गया है। हम पूरा पैराग्राफ एक बार रन थ्रू करेंगे ताकि आप कनेक्ट कर पाए। ये उसी पैराग्राफ का हिस्सा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से है, पेज नंबर 101। द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, राइट। इनके न्यूक्लियाई बेस पे होते हैं। फ्री सरफेस मे हैव माइक्रोविलाई, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। माइक्रोविलाई का फंक्शन सबको पता है, सरफेस एरिया बढ़ाना, अब्जॉर्प्शन बढ़ाना, और ये किस में हेल्प करेंगे? सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा ये वाला एपिथेलियम। ऑलराइट, अब अगर ये एपिथेलियम सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल, राइट, या तो कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल अगर स्पेशलाइज हो जाए फॉर सिक्रीशन, राइट, अगर यही वाला सेल जो है, यही वाला एपिथेलियम कॉलमनर और क्यूबॉइडल अगर स्पेशलाइज हो जाए सिक्रीट करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऑलराइट, और दो प्रकार का होता है, एक तो यूनिसेलुलर
कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल जो कि हमारे गॉबलेट सेल्स हैं। तो गॉबलेट सेल क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, सम कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल की। अगर अब इस वाले ऑप्शन में हो जाता क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल तो हो सकता था करेक्ट, डेफिनेटली राइट, एज पर दी एनसीईआरटी डेफिनेटली। तो गॉबलेट सेल्स हमें पता चल गया। लेकिन अगर अब आ जाता सलाइवरी ग्लैंड किसकी मॉडिफिकेशन है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन किसकी मॉडिफिकेशन है, सेम आंसर। ओके, दैट इज हाउ यू फ्रेम क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, कौन सी वाली इनकरेक्ट है, आंसर क्या है, फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्यों कर इनकरेक्ट है, हमने अभी तो देखा था राइट, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते हैं। और बाकी वाली जो है वो करेक्ट क्यों है राइट, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन लाइक प्रो एंजाइम, ये वाली स्टेटमेंट देखिए, प्रो इंसुलिन जैसा सिंथेसाइज हो रहा है, एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड भी होगा इनके पास। Alright, so pro hormone needs to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone, जिसके पास क्या है, सी पेप्टाइड एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच। ये सी पेप्टाइड सिर्फ जो होता है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, ये मेच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता। ये सारी बातें आप नोट करते चलिए प्लीज़, पूरा के पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एंड हमने जो ये देखा राइट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ई कोलाई, ये भी इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, आंसर क्या है, ऑफ कोर्स इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओके, कहाँ से लिया गया है, एनवायरमेंटल इश्यूज से लिया गया है, कहाँ पे साइन हुआ था, टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओके, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितनी बार आया है ये क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा, ट्रू कौन सी वाली है, ये देखेंगे हम। ओके, आंसर इज बी एंड सी राइट, बी एंड सी बिल्कुल करेक्ट है। यूरोकॉर्डेटा जो है, अभी हम देखने वाले इसको एनसीईआरटी से भी कनेक्ट करेंगे इसको, डोंट वरी। इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियो पीरियड, एडल्ट में किससे रिप्लेस हो जाती है, बोनी वर्टिब्रल कॉलम से राइट। अब सी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी करेक्ट है। अब बाकी की क्यों इनकरेक्ट है वो हम कनेक्ट करते हैं, डोंट वरी एट ऑल। फाइलम कॉर्डेटा किस में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। क्या इस वाले ऑप्शन में वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा तो शामिल ही नहीं किया गया है राइट, राइट, हेमिकॉर्डेटा नहीं होना चाहिए था, वो है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। ओके, अब यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, नहीं, लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है सिर्फ राइट, यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। किस में परसिस्टेंट होगी, सिफेलोकॉर्डेटा में जो है हेड टू टेल होती है और परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। ऑलराइट, एंड देन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ कोर्स हमने देख लिया कि बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी नोटोकॉर्ड राइट। ओके, अब नाउ ये टॉपिक, ये टेबल जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समराइज करके क्रक्स आपको बताती है, जहाँ से हमने लिया, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है कॉर्डेट्स में, ये आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बता रही है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में, तो इस टेबल को भी हाईलाइट करके रखें। ओके, एनिमल किंगडम से लिया गया है, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि एनिमल किंगडम में याद कैसे रखें एग्जाम्पल। डोंट वरी एट ऑल, मैं ट्रिक्स को याद रखने के लिए सेपरेट से एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। मुझे इसमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है पता है, प्लेसेंटा। ओके, जो कि सिक्रीट करता है HCG। ओके, बाकी सारे भी बहुत अच्छे से ऑप्शन हैं जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या करेगा, ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पीनिस। अब हम आंसर तो आराम से स्पॉट कर सकते हैं, इसका हम देखते भी एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेडिक सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ये क्या कर रहे हैं, ये सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस, तो आंसर निकल गया। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा राइट, ये क्या है, लेयर ऑफ ओवम। एक्चुअली ओवम नहीं होना चाहिए था, सेकेंडरी oocyte होना चाहिए था, क्योंकि सेकेंडरी oocyte हमारा ओव्यूलेशन के वक्त में रिलीज होता है, और ओवम कब बनता है, ओवम बनता है मियोसिस की कंप्लीशन के बाद। ऑलराइट, मियोसिस 2 की कंप्लीशन के बाद। ओके, ऑलराइट, सो प्लेसेंटा जो है ये क्या कर रहा है, ये सिक्रीट कर रहा है हार्मोन जैसे HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, और हार्मोन्स भी जितने भी बोल्ड में हाईलाइटेड है उनको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन दूसरे तरीके से ही सही लेकिन फ्रेम हो सकता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एटसेट्रा। अब ये रिलैक्सिन अगर पूछा जाता है तो ये कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करती है इन दी लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी।
मार्क कीजिए इसको। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का आपने फंक्शन देख ही लिया है। ओके, सो आई होप यू हैव रियली लाइक द एक्सप्लेनेशन विद एनसीईआरटी मार्किंग। बहुत अच्छा वाला इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो जितने भी एक्सप्लेनेशन है उसको लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक्स मेरे लिए एटीपी का काम करते हैं, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।